और दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। प्यारे विद्यार्थियों, लॉकडाउन का समय चल रहा है और हम बात कर रहे हैं बायोलॉजी की। आप लोगों तक यह वीडियो यदि किसी ने शेयर किया है तो तुरंत प्रभाव से दूसरे मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, और अगर आपने इसे ढूंढा है तो अपने मित्रों से तुरंत प्रभाव से शेयर कीजिए ताकि उसे खोजनी नहीं पड़े, मुझसे मेहनत नहीं करनी पड़े, ज़्यादा ढूंढने की कोशिश नहीं करनी पड़े। मैंने आपसे कमिटमेंट किया है कि मैं आप लोगों को जो ये 12वीं का पूरा अध्याय है बायोलॉजी का वो पूरा कंप्लीट कराऊंगा। काफ़ी विद्यार्थी इस मामले में खुश भी हैं, उन्होंने दूसरे विद्यार्थियों से भी इसका जिक्र किया है। और इसी दौरान मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूँगा, जो नीट के अंदर जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी चर्चा भी हम इसी के साथ साथ में कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को एक पूरा का पूरा मटेरियल मिल जाए और अच्छे ढंग से पढ़ सकें। विद्यार्थियों, हमने अध्याय संख्या 5 की बात करी, और 5 के अंदर हमने जल संबंध की बात करी पादपों के लिए, और आज का जो टॉपिक है वो है परासरण। क्या है? परासरण, ऑस्मोसिस या परासरण। दिमाग में प्रश्न बनता है कि परासरण किसे कहते हैं। बनना भी चाहिए, क्योंकि साइंस के विद्यार्थी हो तो साइंस के विद्यार्थी को तो क्यों, कहाँ, कैसे। अब बहुत छोटी सी बात है कि देखिए, परासरण विसरण इनको थोड़ा सा समझने में कई बार डिफ़िकल्टी महसूस होने लगती है कि परासरण क्या है समझ ही नहीं आ रहा है, विसरण क्या है समझ में नहीं आ रहा है। तो इस परिस्थिति में ये वीडियो आप लोगों के लिए बड़ा कारगर सिद्ध होगा। देखिए, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, आपने पहले विसरण पढ़ा और अब आप पढ़ रहे हैं परासरण। तो परासरण और विसरण दोनों एक ही है, थोड़ा सा फर्क है। क्या लिखेंगे अपन? परासरण एक विशिष्ट प्रकार का विसरण है। परासरण क्या है? एक विशिष्ट प्रकार का विसरण है। क्यों विशिष्ट प्रकार का विसरण है? अगर इसकी परिभाषा देखें, इसकी परिभाषा अगर अपन देखें विसरण की, तो क्या लिखेंगे? जब किसी अर्धपारगम्य जाह्नवी झिल्ली या कोई भी झिल्ली हो, अर्धपारगम्य झिल्ली में से विलायक के अणु प्रवेश कर जाए, विलायक के अणु क्या कर जाए? प्रवेश कर जाए, तो इसे परासरण कहते हैं। प्रश्न क्या बना है? अर्धपारगम्य, पहली बात क्या है, कोई अर्धपारगम्य झिल्ली ले लो और उस अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक के अणु प्रवेश कर जाए। विलायक और विलय आपको ध्यान होगा, तीन चीज़ें होती हैं, इसको एक अलग से आप समझने की कोशिश करें, आप अच्छे ढंग से समझेंगे तो ये समझ में आएगा। एक होती है विलायक, एक होता है विलयन, और एक होता है विलय। तीन चीज़ें हैं, अलग अलग हैं तीनों ही। एक विलायक है, एक विलयन है, एक विलय है। इन तीनों में क्या अंतर है ये आपने केमिस्ट्री वाली क्लास में बखूबी पढ़ा होगा, फिर भी समझाने की दृष्टि से मेरा भी फर्ज बनता है, तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ ताकि आप लोग इसको अंतर कर सकें। देखिए, विलय 3 अक्षरों का शब्द है जो घोला जाता है, घोला जाता है, यानी वो पदार्थ जिसको आप घोल रहे हो वो विलय है। जैसे कि आपके पास में रसना है, अब आप रसना जो है इतनी तो होगी नहीं, एक पाउच आएगा, उस पाउच को आप किस में घोल रहे हो? पानी में घोल रहे हो। शक्कर है, 2 चम्मच 3 चम्मच शक्कर है, किस में घोल रहे हो? पानी में घोल रहे हो। जो पदार्थ घोल रहे हो उसे विलय कहते हैं, ये कम मात्रा में होता है। एक होता विलायक, ऐसा जो लायक हो, लायक व्यक्ति बहुत सारे लोगों को अपने साथ में रखता है, ये विलायक। विलायक कौन होगा? जिसमें विलय घुलता है। आप शक्कर किस में घुल रही है? पानी में घुल रही है, तो विलायक कौन हुआ? पानी हुआ। ठीक है।
और इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या बोलेंगे, अगर दोनों विलायक और विलय दोनों हो उसे अपन क्या बोलेंगे, विलयन बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। क्लियर है? तो ये बात आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए कि विलायक क्या है, विलय क्या है और विलयन क्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और महत्वपूर्ण बात है। तो मैंने यहाँ पर ये बोला है कि जब किसी क्या किया जाए, जब किसी अर्धपारगम्य झिल्ली से, कौन सी झिल्ली हो, अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक के अणु, जो विलायक है ना, विलायक यानी कि जल, यूँ मान लीजिए, तो जल के अणु क्या हो जाए, आर पार जा सके, इसे अपन क्या बोलेंगे, परासरण कहेंगे। यानी कि परासरण की विशिष्टता ये हुई कि ऐसा परासरण ऐसा विसरण है जो कैसा है, विशिष्ट है, और उसमें केवल विलायक के अणु ही प्रवेश कर सकते हैं, विलय के अणु प्रवेश नहीं कर सकते हैं। किसके प्रवेश कर पाएंगे, विलायक के अणु ही प्रवेश कर पाएंगे। क्लियर है? ये बात आप लोगों को समझ में आगे होगी। यानी कि मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ, मैं जो कहने का अभिप्राय वो यह है कि जब दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले पदार्थों को किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक किया जाए, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा क्या किया जाए, पृथक किया जाए, और उस झिल्ली से केवल विलायक के अणु क्या हो जाए, पास हो जाए, या विलायक के अणु विसरित हों, तो इसे क्या कहेंगे अपन, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे परासरण कहते हैं। मेरी बात समझ में आ गई कि जब दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले पदार्थों को किसी अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक किया जाए और उस झिल्ली से केवल विलायक के अणु ही विसरित होते हों, बाहर निकलते हों, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम परासरण कहेंगे या ऑस्मोसिस कहेंगे। ये ध्यान देना। अब हमें एक प्रयोग करके देखना होगा, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक प्रयोग करना है, तो एक थिसल की कीप आती है, या थिसल कीप कहते हैं उसे, क्या कहते हैं उसे, थिसल कीप। तो क्या करते हैं, प्रयोग करते देखते हैं। प्रयोग ये आपको सब लिखना है, अगर एग्जाम में पूछ ले तो थिसल के कीप को उल्टा कर लेते हैं। उल्टा करने के बाद में उसके मुख पर, जो कीप का मुख है, उस पर एक चर्म जो होता है, यहाँ झिल्ली जो है, हम क्या करेंगे, झिल्ली समझ लीजिए, चर्म या झिल्ली की अपन एक लेयर पूरी बांध देंगे और उसे एक पानी के बीकर में डाल देंगे। अब क्या करूँगा, इसके अंदर शर्करा का घोल भर देते हैं। किसके अंदर, कीप के अंदर। इसमें बाहर वाले में तो भरा है पानी, इसमें क्या भरा है, पानी। बीकर में तो भरा है पानी और कीप में भरा है शर्करा का घोल। ठीक है, और कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। तो पानी की सांद्रता कहाँ पर ज़्यादा है, बीकर में ज़्यादा है, अंदर सांद्रता कम है। तो विलायक यानी पानी कौन है, विलायक है। तो विलायक की सांद्रता ज़्यादा कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो विलायक अंदर की प्रवेश करेगा। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जब विलायक प्रवेश करे, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जब विलायक प्रवेश करे, तो ऐसी परिस्थिति को अपन क्या बोलेंगे, परासरण बोलेंगे। और कुछ समय बाद देखते हैं तो इसका लेवल बढ़ जाता है। कुछ समय बाद देखते हैं तो इसका लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको कि जब अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा दो अलग अलग सांद्रता वाले पदार्थों को पृथक किया जाए, उसमें जो विलायक है वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाए, यानी कि ज़्यादा पानी से कम पानी की ओर जब जाने लगे, ऐसी परिस्थिति हो तब उसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम परासरण कहते हैं। कुछ किताबों में ऐसा दे रखा होगा कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर की जगह दे रखा होगा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाता है, तो उसने आगे शब्द में कुछ परिवर्तन किया होगा और उसने विलायक की जगह विलय लिखा होगा। ध्यान देना,
देखो यहाँ पर विलेय ज़्यादा है, यहाँ पर यानी शक्कर ज़्यादा है, पर यहाँ पर शक्कर नहीं है, तो कम शक्कर से अधिक शक्कर की ओर जा रहा है, तब तो वो विलेय शब्द उपयोग में लाएगा। लेकिन जब पानी के सापेक्ष में बोलेगा तो विलायक बोलेगा, और जब वो विलायक बोलेगा तो अधिक विलायक से कम विलायक की ओर जाएगा। ये ध्यान देना, विलेय और विलायक में यहाँ पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। इस वीडियो को आप 4 बार फॉरवर्ड कर आगे पीछे करके देखना, तब जाके मेरी बात समझ में आएगी। ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही बार में समझ में आ जाए, और अगर एक ही बार में समझ में आ गई तो समझ लेना आप बहुत समझदार इंसान हो। चलिए, तो विलायक और विलेय की जो कहानी है वो आपको समझ में आ जाएगी। अब ये प्रयोग आपको पूरा बनाना है, और जिस भाषा में मैंने लिखा है उस भाषा में आपको लिखना भी है। उसके बाद में हम बात करेंगे विलेय और विलायक जो हैं यह कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि हम बात कर सकते हैं कि परासरण कितने प्रकार का होता है। तो परासरण के प्रकार कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के परासरण। एक तो होता है अंतःपरासरण। अंतःपरासरण किसे बोलते हैं? जब किसी पदार्थ को, अंतःपरासरण किसे बोलेंगे? जब किसी पदार्थ या कोशिका को अल्प पराशरी विलयन में रख दिया जाए। जब किसी कोशिका को अल्प पराशरी विलयन में रखा जाए। मैं क्या कह रहा हूँ कि जब किसी कोशिका को अल्प पराशरी विलयन में रख दिया जाए। अल्प पराशरी क्या होता है? ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका की सांद्रता से क्या होती है? कम होती है। अल्प पराशरी का मतलब क्या है? ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता, नीचे लिख देना, ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका की सांद्रता से कम होती है। कोशिका की सांद्रता से कम होती है। अब देखो यहाँ पर विलयन शब्द आया है, तो ये विलायक की बात नहीं कर रहा है, ये विलेय की बात कर रहा है। ऐसी कंडीशन के अंदर जो पानी है, यूँ समझना, विलायक कौन है? पानी है। तो जब किसी कोशिका को अल्प पराशरी विलयन में रख दिया जाता है, किस में रख दिया जाता है? जब किसी कोशिका को अल्प पराशरी विलयन में रख दिया जाता है तो क्या होगा? जल के अणु विलयन से कहाँ पहुँच जाएंगे? कोशिका में प्रवेश करके जाएंगे। किस में प्रवेश करेंगे? तो जल के अणु विलयन से कोशिका में प्रवेश कर जाते हैं। किस में प्रवेश करते हैं? कोशिका में प्रवेश कर जाते हैं, मेरी बात समझ में आ गई आपको कि जब किसी कोशिका को अल्प पराशरी विलयन में रख दिया जाता है तो जो विलयन के अणु हैं वो कहाँ प्रवेश कर जाएंगे? कोशिका में प्रवेश कर दिए जाएंगे। सीधी सी बात है, आपके पास में पानी है, वो क्या है? अल्प पराशरी है, और आपके पास में एक तरफ आप किशमिश ले लीजिए और किशमिश को आप पानी में डाल दीजिए। पानी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाएगा। पानी की सांद्रता की बात कर रहा हूँ, विलायक की सांद्रता की बात कर रहा हूँ, फिर सुनना। लेकिन अगर मैं आपकी किशमिश की बात करूं तो किशमिश में मीठापन ज़्यादा है, पानी में मीठापन नहीं है। तो पानी कम सांद्रता, पानी की सांद्रता मीठेपन यानी विलेय के सापेक्ष में कम से अधिक की ओर जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? जब किसी कोशिका को, यानी कि आप क्या समझ रहे हो, किशमिश को अल्प पराशरी विलयन में रख देते हैं या रखा जाता है, तो जल के अणु, जो जल के अणु हैं या विलायक के अणु हैं, वो कोशिका में प्रवेश कर जाएंगे और वो फूल जाएगा, स्फीत हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? फूल जाएगा या स्फीत हो जाएगा। क्लियर है? अब दूसरी कंडीशन क्या बनती है? बाह्य परासरण या बहिपरासरण। बहिपरासरण कैसा होगा? अंतःपरासरण और बहिपरासरण। बहिपरासरण का मतलब क्या हो जाएगा? बहि का मतलब हो जाएगा कि जब कोई कोशिकाओं को क्या करते हैं अपन? अति परासरण में रख देते हैं। ये तो अल्प में रखा था, अब किस में रखेंगे? अति परासरण में रखे, तो कोशिका के अणु, जल के अणु क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। जब किसी कोशिका को अति पराशरी विलयन में रख दिया जाए, विलयन में रखते हैं, तो जल के अणु बाहर निकलते हैं, यानी कि जल के अणु कोशिका से बाहर निकलते हैं, कोशिका से बाहर आते हैं।
जैसे आपके पास में अंगूर है, अंगूर को आपने चाशनी जो बनी होती है शक्कर की उसमें डुबो दिया, वो पिचक जाएगा, वो फूलेगा नहीं, अंगूर पिचक जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि बहिःपराशरी का मतलब क्या हो गया कि जब हम क्या करेंगे, उसको किसी भी अति पराशरी विलयन में रख देंगे। बहिःपराशरण में क्या होगा, अति पराशरी विलयन में रख देंगे, तो ऐसी कंडीशन के अंदर उसके अंदर अंगूर के अंदर जितना भी जल है वो कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, यानी कि कोशिका से पराशरण की विधि के द्वारा जल बाहर आ जाता है। तो इस प्रकार से हमने क्या पढ़ लिया, पराशरण पढ़ लिया। पराशरण के क्या लाभ हैं, देखिए लाभ क्या है। लाभ एक तो जो आपका मूसला मूल या मूल जो होती है, जो मूलांकुर होते हैं, या यूँ कहेंगे कि मूल रोम होते हैं, क्या लिखोगे, मूल रोम में पराशरण होता है। तो मूल रोम के अंदर पराशरण विधि के द्वारा जल का अवशोषण होता है। एक जल का अवशोषण होता है, अवशोषण होता है, जल का क्या होता है, अवशोषण होता है। कुछ विशेष परिस्थितियों के अंदर जल का अवशोषण किससे होगा, इसी पराशरण विधि के द्वारा होगा। और खनिज का अवशोषण जो है, खनिज का अवशोषण जो है वो भी इसी विधि के द्वारा होगा। तो आज की क्लास के अंदर हमने ऑस्मोसिस यानी कि पराशरण की बात करी। आप लोगों को आशा करता हूँ कि समझ में भी आया होगा, और अगर नहीं आया है तो आप वीडियो को बार बार देखिए ताकि अच्छी ढंग से समझ में आ जाए। अगली क्लास में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए, बाहर मत जाइए। जय हिंद।